देखिए, मैं पारस जैन मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वाइट हाउस के लिए अधिकृत प्रत्याशी हूँ। और वाइट हाउस के एक जो कोर कमेटी है हमारे यहाँ, उस कोर कमेटी ने पूरे 80 लोग उसमें बैठे थे। उसमें प्रवीण जी भी थे और भूपेन जैन जी भी थे, राजकुमार गर्ग भी थे और प्रशांत गंगवाल जी भी थे, जो सारे के सारे अध्यक्ष पद के दावेदार थे। कोई भी डिसीजन कभी कोई एक या दो व्यक्तियों द्वारा नहीं लिया गया। मेरे को प्रत्याशी बनाया गया तो मेरे बहुत सारे पैरामीटरों को देखते हुए मुझको सिलेक्ट किया गया। उसमें सारे जैसे प्रवीण जी हैं, और प्रवीण जी को छोड़ के सारे लोगों से कंसल्ट ली गई जब हमसे कि अगर आपको किसी एक को टिकट मिलता है वाइट हाउस से तो आप अपनी सहमति दें कि वाइट हाउस के लिए काम करेंगे। तो हमारे जो प्रेजेंट में जो चैम्बर के अध्यक्ष प्रवीण जी हैं, जो कि वाइट हाउस से ही हैं, वो भी उनको छोड़ के सभी लोगों ने अपनी कंसल्ट इस बात के लिए दी, अगर आप टिकट किसी को भी दे देंगे तो हम वाइट हाउस के लिए ही काम करेंगे। वाइट हाउस में हमारी पूरी आस्था बरसों से है, हमारे फोरफादर टाइम से ही वाइट हाउस में आस्था है और हम वाइट हाउस के लिए ही काम करेंगे। पर प्रवीण जी ने, हमारे डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल ने उसमें कोई अपनी सहमति नहीं दी। कोई पहले से ही उनके मन में कुछ इस तरह का था कि मेरे को तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, मेरे को वाइट हाउस, क्योंकि उनको चुनाव लड़ते हुए भी लगभग 22 साल से लगातार वाइट हाउस उनको अपना प्रत्याशी बनाता चला आ रहा है। तो सवाल ये था कि जब एक ही व्यक्ति को बार बार हम प्रपोज करते रहेंगे तो दूसरे नए लोगों को मौका कब मिलेगा। और बहुत सारे पैरामीटरों को देखते हुए वाइट हाउस ने मेरे नाम पर, अब सभी लोगों ने, जितने 80 के 80 लोगों ने उसमें पूरी अपनी पूर्ण सहमति दी कि पारस जैन उसमें इस बार एलिजिबल हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे पैरामीटरों को वो कवर करते हैं। तो उसको देखते हुए मुझको प्रत्याशी बनाया और सब सहमति से, सब एक मत से मेरे को बनाया गया। उस मीटिंग में हमारे डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल और जो अन्य प्रत्याशी भी दावेदार थे वो भी सब लोग थे। और हमारे वाइट हाउस के पिलर्स अरविंद अग्रवाल जी, काका साहब, अपने राजकुमार जी गर्ग के सहित सभी लोग, उसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे उसमें। और मैं वाइट हाउस की ओर से प्रत्याशी हूँ। और जब 27 मई को मेरा डिक्लेयर हुआ तो मैं सबसे पहले मैं अपने द्वारकानाथ भगवान को मानता हूँ। मैं द्वारकानाथ जी के चरण मंदिर गया धोख लगाने। उसके बाद मैं सबसे पहले डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल के पास ही गया। मैं प्रवीण जी से, मैं उनसे ये कहने गया कि प्रवीण जी, चूँकि वाइट हाउस ने मुझको अधिकृत प्रत्याशी बना दिया है और आप तो चूँकि काफ़ी सीनियर हैं, उम्र में मुझसे ज़रूर छोटे हैं आप, और आप तो एक गुरु वशिष्ठ की तरह आप मुझको इसमें शिक्षा दीजिए और आप अपने अनुभव का हमको लाभ दीजिए और आप पूरा चुनाव का संचालन आपको करना है। तब भी उन्होंने अपनी बात को टालते हुए कहा कि समय आने दो पारस जी, आपको घोषित प्रत्याशी बना दिया गया, आप अपना अब तो काम करिए, जब समय आएगा। तो मैं समझ नहीं पाया कि उनकी मंशा के कभी हाउस से बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो आएंगे। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि मैं वाइट हाउस से जुड़ा हुआ रहा हूं और वाइट हाउस से आज भी प्रेम करता हूं। और वाइट हाउस जिस अवधारणा पे बनाया हुआ था, मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने उस अवधारणा को प्रभावित करने का काम किया है, जिसका परिणाम ये है कि मैं अकेला असंतुष्ट नहीं हूँ। जब गत दिवस एक कार्यक्रम मैंने सभी से चर्चा हेतु किया था तो उसमें उस कोर कमेटी के 40 से ज़्यादा सदस्य मौजूद थे। इसका मतलब वाइट हाउस मौजूद था। तो ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं निर्दलीय नहीं हूँ। हमारे चैम्बर में दल और दलदल की राजनीति नहीं होती। हमारे चैम्बर में व्यापारी हैं। व्यापारियों में जो श्रेष्ठ व्यापारी होते हैं, हमारे सदस्य उनको चुनते हैं। ना तो कभी एक हाउस के 6 प्रत्याशी आए हैं, न कभी दूसरे हाउस के 6 प्रत्याशी आए हैं। इसलिए व्यक्ति का चुनाव होता है, दल का कोई महत्व नहीं होता। मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि प्रवीण जी जैसा समझदार और बुद्धिजीवी व्यक्ति के हाउस के साथ में जो इतने सालों की उन्होंने हाउस ने उनको बहुत कुछ दिया इतने सालों में। हाउस ने उनके जितने चांस हाउस ने डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल को दिए, उतने चांस तो हाउस में किसी ने लिए ही नहीं।
हाउस ने उनको भरपूर समय दिया, भरपूर चांस दिया, 6 चुनाव लड़ने का मौका दिया और एक लंबे समय से हर बार उनको हर टर्म में उनको कोई ना किसी पद पर जबकि प्रत्याशी घोषित किया और जबकि 2 टर्म में मानसेवी सचिव का उनको बनाया और लास्ट टर्म में उनको अध्यक्ष पद के लिए दिया और अध्यक्ष के बाद तो कोई आगे कोई जगह भी नहीं है, स्कोप भी नहीं है। देखिए, ये मुझे लगता है कि ये घटनाक्रम ऐसा है कि अब सबको मालूम पड़ चुका है कि जो मेरा टिकट काटा गया वो हाउस ने नहीं काटा, व्यक्ति विशेष की जिद्द थी और उस जिद्द से न केवल मेरा टिकट काटा गया बल्कि भरी उस सभा में मुझे अपमानित करने का काम भी किया गया, जो वहाँ बैठे हुए 80 लोगों ने देखा। और देखने के बाद जब व्यक्ति विशेष ने उस टिकट को घोषित किया तो ये रोज़ था कि जब वहाँ इस टिकट का अनाउंसमेंट हुआ तो 10 से ज़्यादा लोगों ने तालियां नहीं बजाई 80 में से बैठे हुए लोगों में से। तो ये इस बात का प्रमाण था कि वहाँ पे बैठे हुए व्हाइट हाउस के प्रमुख सदस्यों ने हाल इस बात को विरोध दर्ज करा दिया था कि हम आपके इस निर्णय से सहमत नहीं हैं। लेकिन उस समय मैंने एक अपील भी की थी कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, अगर मैंने व्यापारी समाज की सेवा करी है, हाउस के लिए कुछ काम किया है और चैम्बर को मध्यम वर्गीय परिवार का, मध्यम व्यापारी का बनाने का अगर मैंने जो बीड़ा उठाया था उसमें कुछ सफलता प्राप्त की है, तो मेरे को ये आखिरी चुनाव टिकट दिया जाए और मेरी विदाई सम्मानपूर्वक की जाए। मेरी अपील करना मेरा कर्तव्य था, मानना नहीं मानना ये उनका काम था। नहीं माने इसका मुझे कतई गम नहीं है, गम इस बात का है कि नहीं मानने का कारण नहीं बताया गया। गम इस बात का है कि वहाँ बैठे हुए सीनियर में से किसी एक ने ये प्रयास नहीं किया कि मुझसे 2 मिनट चर्चा की जाए। गम इस बात का है कि जब मैं मीटिंग के आखिरी समय तक रुका रहा और अकेले जीने से उतरा तो किसी व्यक्ति ने मुझसे बात तक नहीं की। तो जो मेरी आत्मा रोई उस दिन, मुझे लगा कि मैंने जीवन का गोल्डन टाइम इन सब चीज़ों में दिया और शायद मेरा ये लोग चंद व्यक्ति मिलके मेरा अंत इस तरह से करेंगे, मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। बस वो आत्मा मेरी रोई और मैं मौन रूप से घर पे आके बैठ गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि बेहतर विदाई का मतलब अर्थ क्या होता है? जिस व्यक्ति को पूरे हाउस ने मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इतने बड़ा सम्मान दिया कि जो 6 चुनाव लड़ने का, जिसमें 5 पदों पर वो रह लिए, 2 बार सेक्रेटरी रह लिए, अध्यक्ष रह लिए, उपाध्यक्ष रह लिए, कोषाध्यक्ष रह लिए, सभी पदों पर वो सम्मानपूर्वक तरीके से रह लिए। और अध्यक्ष के बाद तो पूर्व में भी कोई भी अध्यक्ष आया, हमारे गंगवाल साहब आए, विष्णु जी आए, JD लड्डा साहब आए, अजमेरा जी आए, सारे लोग आए। उन्होंने एक बार जब पद पे अध्यक्ष के बाद तो सारे लोग रिटायर हो गए और उन्होंने ऊपर संगठन में काम किया और लोगों ने चैम्बर को ऊपर सीनियर्स में आके उन्होंने अपना मैनेजमेंट का काम किया पूरा और उनकी देखरेख में आगे जो नई टीम आती थी उनकी देखरेख में काम करती था। और मैं उनसे भी यही उम्मीद थी सभी लोगों को कि प्रवीण जी अब सीनियर्स में आएंगे। बल्कि वो मैंने तो उनसे कहा भी था कि प्रवीण जी आप तो बाहर चुनाव में आइए, अब तो आप किसी भी असेंबली के चुनाव में आइए और आकर अपना चुनाव लड़िए और आप उसके लिए डिजर्व भी करते। 17 जुलाई को मतदान होना है और 17 जुलाई को मतदान के बाद हाल की हाल मतगणना भी होना है। परिणाम जब आएगा तो आपका चैनल ही दिखाएगा कि व्हाइट हाउस किसके साथ है। परिणाम इस बात को तय करेगा। मैं कोई दावा करूं, वो कोई दावा करें। व्हाइट हाउस के संस्थापक आदरणीय श्री कृष्णदास जी गर्ग, उनके सुपुत्र कल मौजूद थे। मैंने जब ये बैठक प्रारंभ की तो सबसे पहले माधव महाराज प्रथम की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। वो इसलिए क्योंकि वो चैम्बर के संस्थापक थे। उसके बाद 24 सदस्यीय कार्यकारिणी, जो पहली कार्यकारिणी थी जिसके अध्यक्ष लाला भिखारी दास वैश्य थे, उस 24 सदस्यों कार्यकारिणी के फोटो को मैंने पुष्पांजलि की। उसके बाद DP मंडेलिया जी, जो लगभग 45 वर्ष चैम्बर के अध्यक्ष रहे और मैं ऐसा मानता हूं कि 45 वर्ष उनके चैम्बर का अध्यक्ष रहना वो चैम्बर का स्वर्णिम काल था, क्योंकि उनके नेतृत्व में चैम्बर की जड़ें जिस तरह से गहराई पकड़ी हैं तो उसके बाद कोई आंधी चैम्बर जैसी वटवृक्ष को हिला नहीं सकती है, ऐसा मैं मानता हूं। मैंने उनकी प्रतिमा लगाई। उसके बाद मैंने व्हाइट हाउस के संस्थापक
आदरणीय श्री श्री कृष्णदास गर्ग की प्रतिमा लगाई। उसके बाद मैंने अपने पूज्य पिताजी, जिन्होंने चैम्बर की 14,000 वर्ग फीट भूमि को रिक्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और निस्वार्थ भाव से बिना किसी पद पर रहकर वो भूमि रिक्त कराई, जिसके ऊपर आगामी दिनों में भवन बनता हुआ नजर आएगा, उनकी प्रतिमा लगाई। और इन सब को नमन करके इन सबसे मैंने प्रार्थना की कि जो चैम्बर के हित के लिए है, जो व्यापार समाज के हित के लिए है, जो मेरे हित के लिए है, हम सभी के हित के लिए है। देखिए, मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारा एक व्यापारिक संगठन है और मजबूत सशक्त संगठन है। इसमें हम कभी भी राजनीति को कभी भी हावी नहीं होने देंगे। ना कोई राजनीतिक नेता या कोई दल हमारे व्यापारियों के संगठन में कोई इंटरफेयर नहीं हम होने देंगे। इस चीज़ को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी आस्थाएं किसी भी अपने नेता के प्रति हो सकती हैं, पर किसी नेता का इंटरफेयर इस चैम्बर के अंदर नहीं होगा, ये बिल्कुल तय है। और अगर होगा तो इसके लिए हम क्या बहुत सारे व्यापारी इसको उस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, आपके सवाल से पहले मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पे ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने कहा था कि आरोप भी लगेंगे, षड्यंत्र भी होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। रही बात, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा कि माधव महाराज प्रथम का चित्र को मैंने पुष्पांजलि करके गलत किया, जिससे राजनीतिक हो रही है। माधव महाराज प्रथम इस ग्वालियर के राजा थे। उस समय दल, कोई राजनीतिक दल नहीं हुआ करते थे। मैंने किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति की फ़ोटो नहीं लगाई वहाँ। और अगर उनको राजनीति कह के वो लोग कह रहे हैं तो माधव महाराज प्रथम का अपमान कर रहे हैं, चैम्बर के संस्थापक का अपमान कर रहे हैं, और उन्हें हाउस क्या चैम्बर के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि चैम्बर के साथ मैंने गलत किया। चैम्बर के साथ गलत नहीं किया। चैम्बर में जितना भी सेवा काल रहा, हर 3 साल में उसका रिन्यूअल हुआ, और रिन्यूअल के होने के बाद मुझे वहाँ के चैम्बर के सदस्यों ने, जो इसके भाग्य विधाता हैं, उन्होंने वापस बैठने का आदेश दिया। उनके आदेश से मैं बैठा था। उसमें उन चैम्बर के सदस्यों की ही कृपा से बैठा था। उसमें किसी व्यक्ति विशेष की कृपा नहीं थी। और यदि किसी व्यक्ति विशेष की कृपा से उन सीट पर बैठा जा सकता होता तो जो 6 पद पे लड़ाए जाते हैं, हमेशा 6 पदाधिकारी उसी व्यक्ति विशेष के ग्रुप के आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है दूसरी गलती वो ये कर रहे हैं कि चैम्बर के सदस्यों पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि चैम्बर के सदस्यों ने जो निर्णय सुनाया उसका अपमान कर रहे हैं। ये दूसरी गलती कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी का समय खराब होता है तो पहले बुद्धि हर ली जाती है। शायद इसीलिए वो जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और जितने, अभी तो ये बहुत शुरुआत है, वो अपने आरोपों में बहुत स्तर से नीचे जाएंगे, ये भी मुझे बहान है। मैं उसके लिए तैयार हूँ और मेरी ओर से उसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। मैं केवल हाथ जोड़ के उसको कहूँगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। नहीं, देखिए, ये बात तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि प्रवीण जी की नेता, हम सब एक ही दल के नेता हैं, हम एक ही दल को मानते हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी को प्रवीण जी मानते हैं, उसी भारतीय जनता पार्टी को मैं भी मानता हूँ। आदरणीय महाराज साहब भी हमारे लिए सम्माननीय है और हमारे शहर के लिए चिंतित है, और आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भी हमारे लिए उतने सम्माननीय हैं और हमारे शहर के लिए वो भी चिंतित हैं। तो उनका चैम्बर के अंदर सम्मान पूरा है, पर इन लोगों का इंटरफेयर चैम्बर के अंदर बिल्कुल मैं नहीं मानता कि उनके अंदर चैम्बर का इंटरफेयर है और होना चाहिए। मैं नहीं मानता बिल्कुल भी। देखिए, शायद ग्वालियर शहर के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि प्रवीण जी से समय मांगा और उनने समय नहीं दिया, उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है जो नियमित रूप से 365 दिन में अगर 52 रविवार हटा दें और जो वार्षिक छुट्टियां जो होती हैं उनको हटा दें, तो उसके अलावा नियमित रूप से अगर मैं ग्वालियर में हूं तो चैम्बर में बैठता हूं, नियमित समय पे बैठता हूं, निर्धारित समय पे बैठता हूं। फिर मुझसे लेने का, समय लेने का किसको क्या आवश्यकता है? चैम्बर के दरवाजे केवल सदस्य के लिए नहीं, आम व्यापारी और उद्योगपति के लिए भी खुले हुए हैं। मुझे लगता है कि मुझसे कोई समय लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग मेरे पास आते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो मुझसे पूर्व में समय लें, मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ, वो आते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। और पारस भाई साहब तो बहुत मुझसे मतलब आयु में भी बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं वो,
तो वो अगर मुझसे समय मांगेंगे तो मैं उनके घर चले जाता। ये कैसी बात, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कहा होगा। निश्चित रूप से आपने कहा है तो पता नहीं क्या उनको वो होगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानता हूँ। रही बात गुरु वशिष्ठ की तरह, तो गुरु वशिष्ठ अगर वो मुझे मानते हैं तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो मुझे इतना अनुभवी मानते हैं, जबकि मैं उनसे आयु में लगभग 15 वर्ष छोटा हूँ, 13 वर्ष छोटा हूँ। और अगर वो मुझे गुरु वशिष्ठ की भूमिका देते हैं और ख़ुद को भगवान राम की भूमिका देना चाहते हैं, तो भगवान राम जैसा आचरण भी होना चाहिए। लेकिन मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे गुरु वशिष्ठ की भूमिका दी है। नहीं, जिस दिन वो चैम्बर का हमारी 15 तारीख को एक मीटिंग थी, 15 तारीख को मैंने उनको फ़ोन लगाया था कि प्रवीण जी आप मेरे को 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्यों पिछले मैं लगातार 9-10 महीने से आपसे टाइम मांग रहा हूँ और अपने एक दिन का भी, 1 घंटे का भी मुझको टाइम नहीं दिया मिलने का। क्या ऐसी क्या परिस्थिति रही कि आपने हमेशा मुझको अवॉइड करते रहे? ऐसा क्या मुझसे डर था आपको कि मैं आपसे ऐसी कौन सी चीज़ मांगने वाला था कि आपने मुझको टाइम नहीं दिया? अभी 15 मई को भी मैंने उनसे 15 मई को भी मैंने उनसे टाइम मांगा। आज तारीख कितनी? हाँ, तो अभी हमारी जो मीटिंग थी लास्ट में 5-6 दिन पहले कार्यकारिणी थी, उस दिन मैंने उनसे टाइम मांगा था। 12 तारीख को मीटिंग थी सर, आज 17 तारीख है, 12 तारीख को मैंने टाइम मांगा था उनसे। उस दिन भी उन्होंने मुझको टाइम देने के लिए मना कर दिया। तब मैंने उनसे कहा था पिछले 8-9 महीने से 10 महीने से मैं आपसे टाइम मांग रहा हूँ और आप मुझको 2 मिनट का टाइम नहीं दे पा रहे बैठने के लिए, ये तो बात ठीक नहीं है। तो उन्होंने फिर वो बात टालते हुए कहा ठीक है मैं आपको दोपहर तक बताता हूँ। तो उनका मेरे पास कभी फ़ोन नहीं आया पलट के। देखिए, प्रवीण अग्रवाल एक व्यक्ति है। प्रवीण अग्रवाल एक मध्यम वर्गीय व्यापारी है और प्रवीण अग्रवाल की चैम्बर में भूमिका अगर किसी के नीति निर्धारण करने की होती है तो एक मत की होती है। तो मेरे मानने और नहीं मानने से मुझे लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका निर्णय ये जो हमारे व्यापारियों की, उद्योगपतियों की सबसे बड़ी अदालत है, 17 तारीख को वो चुनेगी और इसका निर्णय सुनाएगी कि 365 दिन पढ़ने वाले विद्यार्थी का चयन करती है या जब परीक्षा आ जाती हैं तो 20 क्वेश्चन से पढ़ के परीक्षा देकर पास होने का प्रयास करने वाले विद्यार्थी का चयन करती है। ये 17 जुलाई को पता लगेगा। देखिए, उसमें मीटिंग में 1000 थे, 1200 थे, 800 थे, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को तो इस चीज़ का आवाज़ नहीं है कितने लोग थे। पर ये पूरा एक मैनिपुलेटेड कार्यक्रम था कि उन्होंने 15-17 दिन में लोगों की अपने सिंपैथी बटोरी, इस बात की सिंपैथी बटोरी कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं कहता हूँ क्या अन्याय हुआ है? जितना हाउस ने उनको दिया उतना तो हाउस में आज तक किसी ने ले ही नहीं पाया। जो हमारे पिलर्स हैं, आदरणीय गंगवाल जी, आदरणीय काका साहब, श्री कृष्णदास जी गर्ग, आदरणीय भोजवानी जी, आदरणीय अरविंद अग्रवाल जी, आदरणीय हमारे स्वर्गीय श्री आनंद अग्रवाल जी, उनको भी इतना कभी हाउस ने कभी नहीं दिया जितना डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल को दिया। उतना तो कोई आज तक ले ही नहीं पाया। और वो कहते हैं कि मेरे को सम्मानपूर्वक बधाई। मैं कैसे कहूँगा कि सम्मानपूर्वक? इससे ज़्यादा सम्मान और कहाँ मिलेगा? इससे ज़्यादा सम्मान तो कहीं मिलने का कोई मैटर ही नहीं है। तो 16 तारीख को जो उन्होंने एक मैनिपुलेटेड जो कार्यक्रम किया, वो कार्यक्रम को मैं यही कहूँगा कि लोगों की भावना नहीं थी, लोगों की भावना पैदा करके उस बात को उन लोगों से कहलवाया गया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ने की तो उनकी डे 1 से इच्छा थी। अगर उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं होती तो डेफिनेट वो मुझसे 8 से 10 महीने में एक बार तो मिलने का टाइम देते ही देते। जबकि मेरे तो बहुत अच्छे सहयोगी, मेरे बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे मेरे सलाहकार रहे हैं। मैं समय समय पर उनसे सलाह लेता हूं और कभी मेरे उनके बीच में कोई मतभेद नहीं रहा। देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वो इसलिए कि जितने लोग आए थे मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। शहर के प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे। मेरी तो क्या बिसात है, मुझे लगता है कि उनको कोई भी शक्ति बहला फुसला नहीं सकती है, उनको कोई भी शक्ति प्रलोभन से नहीं बुला सकती है। और अगर वो ये मान रहे हैं कि वो बहला फैसला के या कोई प्रलोभन से मेरे यहाँ आए हैं तो इसका जवाब वो आने वाले 1200-1500 लोग जो मेरे आए थे वही देंगे। नहीं, कई लोग थे ऐसे जो मेरे साथ काम कर रहे हैं और वो वहाँ भी उस कार्यक्रम में भी गए थे। और उस कार्यक्रम में भी जब मेरी उनसे बात हुई
तो वो लोग हमारे पास तो फ़ोन आ रहे थे, इसलिए हमको मजबूरी में वहाँ जाना पड़ा। और कुछ लोग बोले कि हमको इस कार्यक्रम को देखने जाना था कि उसमें कौन कौन आता है, कैसे आता है, क्या आता है। तो बाकी कुछ लोग इच्छा से गए थे, कुछ बिना मन के और बिना इच्छा के गए थे, और कई सारे लोग नॉन मेंबर भी उसमें थे। पर ठीक है, कार्यक्रम हुआ, पब्लिकली हुआ, कोई उसमें बात नहीं है। और मैं मानता हूँ कि एक अच्छी भीड़ के साथ कार्यक्रम हुआ, और लोगों ने उसमें उनके ही द्वारा जो लोग थे उसमें उन्होंने उस चीज़ को, अपनी इच्छा को जागृत किया कि प्रवीण जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। अब इतनी भीड़ में मना कौन करेगा, बुराई कौन ले मोल। तो बाकी व्हाट्सएप पे आप देखिए, फेसबुक पे देखिए, कितने कमेंट्स चल रहे हैं इसमें कि प्रवीण जी आप तो, आपको मैं क्या बोलूँगा, पब्लिक बोल रही है। मैं तो फेसबुक और व्हाट्सएप चलाता नहीं हूँ। आप तो, मेरे को तो लोग बताते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे इतनी उनकी क्रिटिसाइज हो रही है, जो हो रहा है वो हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरा ये जो चुनाव है ये अब मेरा नहीं है। व्यापारी समूह ने एक सुर में ये कहा है कि ये चुनाव आप नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। और इतना बड़ा विशाल जन समूह यदि इस बात को कहता है तो ये चुनाव फिर मेरा कहाँ है। विशाल जन समूह वर्सेस जो सामने आ रहा है वो है। तो ये 17 तारीख को ये चीज़ें स्पष्ट होंगी। ये आपने बहुत अच्छा मेरे से क्वेश्चन किया। और देखिए, मेरे मन में इस ग्वालियर शहर को लेके काफ़ी समय से एक बड़ी प्यास, बोलें क्यूरियोसिटी, बड़ी इच्छा है कि मैं इस शहर के लिए कुछ ऐसा काम करके दूं जो आज हमारा शहर कई मायनों में पीछे होता जा रहा है। चाहे वो इंफ्रा में हो, डेवलपमेंट में हो, चाहे वो सुविधाओं के मामले में हो। तो उसमें मैंने एक बड़ा प्लान डिज़ाइन पिछले 5 सालों में ग्वालियर के विकास को लेके किया। दूसरा, हमारा एक इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में भी हमको आगे बढ़ना है। अभी यहाँ इन्वेस्टर समिट हुई, पर उन इन्वेस्टर समिटों की कितने % कंप्लाइंस हुई है ये हमको देखना भी ज़रूरी है। क्योंकि एक समिट होना, कोई भी काम का प्लान बनना, प्लान की कंप्लाइंस होना, जब तक कोई कंप्लाइंस नहीं है किसी चीज़ की तो वो प्लान भी अधूरा और बेकार है। तो मेरे को आज जो उन चीज़ों की कंप्लाइंस कराना भी मेरी एक उसमें ड्यूटी बनती है। मैं शहर का एक जागरूक नागरिक हूँ, और एक सामाजिक, सोशल में और व्यापारिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। और शहर के प्रति मेरे को इस बात की चिंता सदैव रहती है कि मैं देखता हूँ कि आज हमारे दूसरे पड़ोसी शहर और पड़ोसी राज्य हमसे काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हमारा डेफिनेट हम उतनी गति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं जितने दूसरे शहर आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें हमारा हो क्या रहा है कि आज हमारा यूथ माइग्रेशन, जो यूथ है हमारा बाहर निकल रहा है। यूथ को हमको, यहाँ का यूथ को यहीं रोकना है, वो एक हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। हम देख रहे हैं कि आज पेरेंट्स के पास 1 या 2 बच्चे उनके पास हैं, वो भी पढ़ लिख के बाहर जब निकल जाते हैं तो पेरेंट्स को बहुत तकलीफ होती है। आज जब हमारे यहाँ स्कोप होगा, इंडस्ट्री का स्कोप होगा, IT सेक्टर में स्कोप होगा, तो हमारा डेफिनेट यूथ हमारा यहीं रुकेगा। मेडिकल क्षेत्र में हमारा स्कोप होगा तो यहीं रुकेगा। तो डेफिनेट उस क्षेत्र में भी हमको बहुत गहन चिंता करना पड़ेगी, ताकि हमारा यूथ माइग्रेशन जो बाहर निकलता जा रहा है वो हमारे शहर का यूथ हमारे शहर में ही रुकेगा, हमारे अपनी सेवाएं दे, काम दे। यहाँ देखिए, मुझे क्यों दोबारा चुना जाए, यही प्रश्न मैंने किया था कल उस विशाल जनसमूह में, कि मेरे को चैम्बर अध्यक्ष बनने के बाद जो स्टार लगना था वो आप लोगों की कृपा से लग गया। मुझे चैम्बर अध्यक्ष बनने के बाद चैम्बर के श्रीमंत माधवराव सिंधिया सभागार में जो अध्यक्ष का फ़ोटो लगता है वो आपकी कृपा से लग चुका है। अब मैं अगर दोबारा अध्यक्ष बन जाऊंगा तो वो फ़ोटो अब दोबारा नहीं लगने वाला है। तो फिर आप मुझे क्यों कह रहे हैं? तो उन विशाल जनसमूह का कहना था कि आप ये बताइए कि जब हम रात को 2 बजे फ़ोन करते हैं आपका फ़ोन उठता है, सवेरे 6 बजे फ़ोन करते हैं आपका फ़ोन उठता है, रात किसी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या में हम आपको बुलाते हैं, आप उपस्थित होते हैं, किसी होटल पे कोई मंत्री आकर उसको धमकाने का काम करता है तो आप पहुंचते हैं, कोई अधिकारी चैम्बर की गरिमा गिराने का काम करता है तो आप वहाँ उसको मुकाबला करते हैं, और ना केवल मुकाबला करते हैं बल्कि सरकार को वो अधिकारी बदलना पड़ता है। और जब किसी विषय पर तकनीकी सलाह लेनी हो तो आप तकनीकी सलाह देते हैं। ऐसे विकल्प का कोई व्यक्ति अगर हमारे पास होगा तो हम स्वयं आके आपसे कहेंगे कि अब आप यहाँ विराम दें, लेकिन हमें नहीं लगता
कि ऐसा कोई व्यक्ति अभी तैयार हुआ है, इसलिए आपको आना पड़ेगा और ये चुनाव आपको अपने लिए नहीं हमारे लिए लड़ना पड़ेगा। जब कोई विशाल व्यापारियों का समूह इस बात की कहेगा तो मेरी क्या बिसात है कि मैं उसके इस निर्णय को मानने से मना कर दूँ। प्रवीण जी को तो मैंने जो बात कहना चाहता था उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, और डेफिनेट अगर मैं उनसे कहता, मिलते अगर वो मेरे को टाइम देते तो मैं उनसे ये बात अवश्य बोलता कि प्रवीण जी आप चैम्बर में इतने अनुभवी और इतने सीनियर हो चुके हैं, अब आपको इसमें हम लोगों को गाइडेंस देके और हम लोगों को आप मार्गदर्शन दें ताकि इस चैम्बर को और एक नई ऊंचाइयां दें। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इतने लंबे कारखंड के में चैम्बर ने ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जिसमें चैम्बर के माध्यम से कोई बड़ी इंडस्ट्री लग गई हो, बड़ा कोई आईटी सेक्टर में कोई काम हो गया हो, मेडिकल क्षेत्र में कोई काम हो गया हो, टूरिज्म के क्षेत्र में कोई काम हो गया। ऐसा चैम्बर का एक स्तर जो मैंने आदरणीय गंगवाल साहब के, आदरणीय आनंद अग्रवाल जी के, आनंदीय गोविंद अग्रवाल जी और आदरणीय श्री कृष्ण दास जी गर्ग के टाइम में, विष्णु गर्ग के टाइम में जो मैंने इस चैम्बर का कार्यकाल देखा, वो चैम्बर में उस समय सोच बहुत ऊपर थी, बहुत ऊपर की सोच के ही काम होता था। मैंने इस चैम्बर में APJ अब्दुल कलाम साहब को, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी को, देवगौड़ा जी को आकर अपने मैंने कार्यकारिणी में रहा, मैंने देखा है। और पिछले कई सालों से मैंने देखा कि हमारे चैम्बर में हमारे मुख्यमंत्री महोदय ही नहीं आए, कई सालों से सेंट्रल मिनिस्टर की तो बात छोड़ो आप। तो आज जब ये लोग जब बड़े नेता और PM और राष्ट्रपति महोदय और जब वित्त मंत्री हमारे चैम्बर में आते हैं तो डेफिनेट नई नई योजनाओं का प्रस्ताव दिया जाता है उनको, और नई नई योजनाओं को स्वीकृति मिलती है, और उसमें उसके हमारे शहर के विकास को एक नया आयाम मिलता है हमको। और थैंक यू। एक बात मैं और कहूँगा, आज वाइट हाउस का अलावा वाइट हाउस का सदस्य तो हर सदस्य मेरे आज भी मेरे कंधे से कंधा लगा के काम कर रहा है, जोर शोर से काम कर रहा है, और उसके अलावा भी जो सदस्य नहीं हैं वो भी आज मेरे साथ में बहुत ज़ोर शोर से मेरे साथ में काम कर रहा है, और मैं उनके लिए बड़ा कृतज्ञ हूँ कि इतना लाड़ प्यार मेरे को इस व्यापारियों को द्वारा मिल रहा है। मैं उनसे बड़े मेरा बहुत अभिभूत हूँ मैं उनसे कि वो मेरे को इतना लाड़ प्यार दे रहे हैं। मैं सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप मतदान करने जाएं और चैम्बर के भविष्य के लिए इस बात का निर्णय करें कि नेतृत्व किसके हाथ में सुरक्षित है, या नेतृत्व किसको देना चाहिए जो चैम्बर के व्यापारियों की भी चिंता कर सके, व्यापार उद्योग जगत के लिए कार्य भी कर सके, तो उस समय केवल अंतरात्मा की सुनिए। चैम्बर का हित किसके हाथों में सुरक्षित, और जो निर्णय आपको लगे उस पर मोहर लगाइए और वही निर्णय दीजिए, और मैं उस निर्णय का स्वागत करूंगा। पारस जी से क्या कहें? यही सबसे कहना चाहूँगा, वो कोई चैम्बर के सदस्य है बिल्कुल, जब वो, और मुझे विश्वास है कि जब अगर वो अंतरात्मा की सुनेंगे तो उनका निर्णय भी यही होगा। आपको वोट दें, ये आने वाला समय बताएगा।